हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हेनरीज लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ। तो हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। देन हम मूव करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। उसके बाद क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, और उस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे आज, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आज की जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इन अ प्योर लिक्विड। आपको क्या बताया गया यहाँ पर कि आप वेपर प्रेशर पढ़ेंगे उस सॉल्यूशन का जिसमें सॉलिड और लिक्विड दो कंपोनेंट्स हैं। तो हमें क्या पता है कि इन अ प्योर लिक्विड, अगर हम पहले लिक्विड का सॉल्यूशन लेते हैं तो द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। अगर लिक्विड का सॉल्यूशन है तो सारे सरफेस पे क्या होंगे, लिक्विड के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। बट इफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट टू गिव अ सॉल्यूशन, बट अगर हम उसमें क्या कर दें, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो कि क्या हो, इजीली वेपराइज ना हो, वो ऐड कर देते हैं अगर सॉल्यूशन में, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो क्या होगा कि आपका जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का उसी टेम्परेचर पे हम फाइंड करेंगे कि लोअर हो जाएगा देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर से प्योर सॉल्वेंट के अब लोअर होगा, क्योंकि अब हमने क्या ऐड कर दिया, लिक्विड में सॉलिड को ऐड कर दिया है। अब ऐसा हुआ क्यों, इन द सॉल्यूशन द सरफेस हैज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है उसमें सरफेस पे क्या होता है, आपके सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और देयर बाय द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट रिड्यूस। अब क्या है, जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने सरफेस ऑक्यूपाई कर रखा था वो रिड्यूस हो चुका है। इस लाइन को हम इस एग्जांपल से समझते हैं जो आपको यहाँ शो कर रखा है। आपको फर्स्ट बिकर में दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या है, खाली लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि सेकंड वाले में क्या है, आपका सॉल्वेंट भी और सॉल्यूट भी है। मतलब कि क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड। यहाँ पे क्या है आपका, लिक्विड प्लस लिक्विड। अगर लिक्विड प्लस लिक्विड है तो क्या उसमें आपका जो सारे वेपर्स बनेंगे वो किसके होंगे, लिक्विड के होंगे। तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बट जब हम देखते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड में, तो यहाँ पे क्या है, जो आपकी ब्लू डॉट्स हैं, ब्लू डॉट्स क्या शो कर रहे हैं आपको, लिक्विड, जबकि ग्रीन डॉट्स क्या शो कर रहे हैं आपको, सॉलिड मॉलिक्यूल्स। तो अब जो सरफेस है, आपके जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा था वो क्या हो चुका है, कम। इसलिए वेपर्स भी क्या बनेंगे, कम बनेंगे। इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। ये यहाँ पे आपकी इस लाइन में शो किया गया है। कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज रिड्यूस। क्योंकि आपके अब जो मॉलिक्यूल्स एस्केप कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, वेपर बना रहे थे, वो क्या हो चुके हैं, अब रिड्यूस हो चुके हैं। दस द वेपर प्रेशर इज ऑल्सो रिड्यूस। इसलिए वेपर प्रेशर क्या होगा आपका, रिड्यूस होगा। किस केस में, जब हम सॉलिड एंड लिक्विड मिक्स करेंगे तो आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, हमेशा रिड्यूस होगा। अपने लास्ट डिस्कशन में राउल्ट्स लॉ पढ़ चुके हैं। अब हम राउल्ट्स लॉ से दो टाइप के सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि कौन से हैं, आपके आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल और नॉन आइडियल दो टाइप के सॉल्यूशंस हैं। लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्ट्स लॉ। मतलब कि रॉल्ट्स लॉ के बेसिस पे हमने लिक्विड सॉल्यूशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि क्या है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है वो देखते हैं। पहला है आपका आइडियल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन which obey Raoult's law over entire range of concentration are known as ideal solution। आपका वो सॉल्यूशन जो कि अपनी पूरी एंटायर रेंज पे, एंटायर रेंज का मतलब क्या हुआ, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है
तो पूरा ही क्या होगा आपका, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा पूरा 1 लीटर, तो वो क्या होगा आपका एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या है, व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, आपका जो सॉल्यूशन एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे, मतलब कि पूरे 1 लीटर पे अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे, डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, देन इट इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम उसको क्या बोलेंगे उस टाइम पे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। क्या बताया गया आपको कि डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, हमेशा इसके लिए 0 होगा। एच मिक्स का मतलब क्या आपका, एब्जॉर्प्शन और एक्सपेंशन, मतलब कि जो आपका एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है या एनर्जी को बाहर निकालना है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कोई भी तरीके की प्रोसेस नहीं होगी। डेल्टा एच मिक्स क्या होगा आपका, 0 होगा। डेल्टा मिक्स V इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, वॉल्यूम भी क्या होगा, पूरा 0 होगा। इसके लिए कंसीडर करते हैं हम दो कंपोनेंट्स A एंड B, दो कंपोनेंट्स A एंड B है इन प्योर फॉर्म, जिनको हमने प्योर फॉर्म में लिया है। तो द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन विल बी टाइप AA एंड BB। अगर कोई A एंड B मॉलिक्यूल्स है, हमने कंसीडर किया है कि A और B टू कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो A अगर हम अकेला लेंगे तो A में क्या होगा, ए टाइप का इंट्रैक्शन होगा, और बी में क्या होगा, बीबी टाइप का इंट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन प्योर फॉर्म द इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन विल बी टाइप ए एंड बीबी, मतलब कि जब ये ए अकेला है और बीबी जब अकेला है तो इनमें कौन सा इंट्रैक्शन है, ए और बीबी। वेयर एज आफ्टर मिक्सिंग ए बी टाइप ऑफ इंट्रैक्शन विल बी प्रेजेंट। पर जब हम इन ए और बी दोनों को मिक्स कर देंगे तो कौन सा इंट्रैक्शन होगा आपका, ए बी टाइप इंट्रैक्शन होगा। मतलब ये ए क्या हो सकता है, कोई भी एक सॉल्यूट, और बी क्या हो सकता है, कोई भी एक सॉल्वेंट, ठीक है। तो आपका जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, मतलब जो फोर्सेस होंगी वो ए में और बी में जो पहले थी वो क्या है, एकदम सेम है अब जो ए बी में बनी है। इसलिए आपका ये सॉल्यूशन कौन सा हो गया, आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि जो फोर्स है आपकी इंट्रैक्शन की वो सॉल्यूट जब प्योर फॉर्म में था और सॉल्वेंट जो प्योर फॉर्म में था उससे सेम है आपके एक सॉल्यूशन के बनने के बाद भी। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है आपका एन-हेक्सेन और एन-हेप्टेन। आपको पता है कि ये दोनों क्या आपके एक स्ट्रेट चेन्स है, एक 6 मॉलिक्यूल्स की और एक 7 मॉलिक्यूल्स के हैं, दोनों ही एल्केन्स है, तो दोनों में क्या होगा आपका सेम इंट्रैक्शन प्रेजेंट होगा। अब हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेफिनेशन आप पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद द वेपर प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन इज either higher or lower than that predicted by Raoult's law। जो आपका वेपर प्रेशर होगा ऐसे सॉल्यूशन का, ये क्या होगा, या तो हायर होगा या लोअर होगा राउल्ट्स लॉ की प्रिडिक्टेड वैल्यू से। मतलब अगर राउल्ट्स लॉ कहता है कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो 50 mmHg है, किसके लिए, एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन के लिए, ठीक। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या हो सकता है कि वेपर प्रेशर क्या होगा, 50 से या तो ज्यादा होगा या कम होगा, आइडियल की तरह बिहेव नहीं करेगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तभी आपका कोई सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो अगर वैल्यू आपकी हायर हुई और अगर लोअर हुई तो इससे क्या बनेंगे, आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में ही आगे दो टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे। इफ इट इज हायर द सॉल्यूशन एग्जिबिट्स पॉजिटिव डेविएशन। इफ का मतलब क्या है कि अगर आपकी राउल्ट्स लॉ की वैल्यू, आपका जो वेपर प्रेशर है वो क्या आ रहा है, अगर ज्यादा आ रहा है आपके प्रिडिक्टेड वैल्यू से, जो कि आपको एग्जांपल में बताया था 50 हो सकता है एग्जांपल के तौर पे, अगर ज्यादा आ रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। इफ इट इज लोअर देन द सॉल्यूशन
एग्जिबिट्स देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। अगर आपका क्या है ये लोअर है, जितना हम एग्जिबिट कर रहे थे या जितना मान के चल रहे थे, तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। अब हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के साथ। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन आपके किसके पॉइंट्स हैं, किसकी क्लासिफिकेशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो पॉजिटिव डेविएशन को देखते हैं पहले। तो कंसीडर टू कंपोनेंट्स ए एंड बी एंड देयर सॉल्यूशन। हमने दो कंपोनेंट्स कंसीडर कर लिए ए एंड बी, जैसे कि हमने आइडियल और नॉन आइडियल में कंसीडर किए थे। यहाँ पे भी ए और बी दो कंपोनेंट लिए और फिर उनका एक सॉल्यूशन बना दिया है। फिर क्या देखते हैं हम कि द फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन ए एंड बी बी, कि जो आपकी फोर्स है ए और बी के बीच में, जो आपका क्या है सॉल्यूशन है, वो क्या है, कम है ए और बी बी से। ये आपको ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट इज इन दिस केस, इस केस में द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, वो क्या है, वीकर हैं देन दोज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब कि आपकी जो ये फोर्सेस हैं जो सॉल्यूशन बनने के बाद आई हैं, वो क्या है, कम है ए और बी टाइप इंट्रैक्शन से। मतलब कि पहले ए कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और बी मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ए बी सॉल्यूशन बनेगा। अब जो ये ए बी सॉल्यूशन बना है, इस ए बी सॉल्यूशन में जो फोर्सेस आई हैं वो क्या है, हमेशा कम है ए और बी टाइप से। अब अगर फोर्सेस इनके बीच में क्या है, कम है, तो ये अगर फोर्स कम तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको अब हीट करते हैं, हीट करने से क्या होगा, ये कुछ वेपर्स फॉर्म करेगा और जो कि वेपर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब वेपर ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। इसलिए दिस मीन्स इन सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए और बी विल एस्केप इजीली। क्या कहता है ये कि जो सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स हैं ए या बी के, एस्केप करेंगे इजीली, मतलब कि जल्दी से वेपर बनाएंगे। दिस विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर। अब ज्यादा वेपर बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। और क्या मिलेगा आपको, एंड रिजल्ट इन पॉजिटिव डेविएशन, आपको एक पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया गया इथेनॉल और एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन को अगर मिक्स करते हैं तो आपका जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बाद में आता है वो क्या होता है, वीक होता है पहले इथेनॉल और एसीटोन से। क्योंकि इथेनॉल क्या है, C2H5OH, इसमें क्या होती है, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मगर जब ये ऐड होता है किसके साथ, एसीटोन के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी वजह से ये क्या करेगा, वेपर्स इजीली फॉर्म करेगा और वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। नाउ वी डिस्कस नेगेटिव डेविएशन। सो कंसीडर टू कंपोनेंट्स ए एंड बी एंड देयर सॉल्यूशन। अब हम फिर से कंसीडर कर रहे हैं दो कंपोनेंट्स ए एंड बी एंड उनका सॉल्यूशन। तो अब क्या है, आपका फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी। अब जो आपका फोर्स होगा ए और बी के इंट्रैक्शन के बाद जो ए बी सॉल्यूशन बना है, अब जो ए बी सॉल्यूशन है उसमें फोर्सेस क्या है, आपकी ज़्यादा है ए और बी टाइप से। तो हम क्या कह सकते हैं, इन दिस केस द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं आर हायर, अब हायर है देन दोज ऑफ सॉल्यूट से और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से। जबकि आपके पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या था, एकदम अपोजिट था। यहाँ पे जो ए बी का इंट्रैक्शन है वो कम था, आपका लोअर था ए और बी से। जबकि नेगेटिव में क्या है, ए बी का इंट्रैक्शन ज़्यादा है ए और बी से।
ठीक है। तो दिस मीन्स इन सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी, अब जब ए बी के बीच में फोर्सेस क्या है, ज़्यादा है, तो मतलब कि पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर तो है नहीं पहले की तरह, इस तरीके से तो है नहीं, अब कैसे हैं, इस तरीके से हैं आपके मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा, अगर हम इन्हें हीट करते हैं तो वेपर्स इजीली फॉर्म नहीं होंगे, इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा अब आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर, दिस मीन्स इन सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी विल नॉट एस्केप, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी एस्केप नहीं करेंगे इजिली, दिस विल डिक्रीज, इससे वेपर प्रेशर क्या हो गया कम, एंड रिजल्ट इन नेगेटिव डेविएशन, और रिजल्ट करेगा आपका ये नेगेटिव डेविएशन में। अब इसका एग्जाम्पल है आपका फिनॉल प्लस एनिलीन। अब फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, और एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2। अब अगर जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या फॉर्म होता है इनके बीच में, H और N के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसलिए अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो क्या होंगे, वेपर इजीली फॉर्म नहीं होंगे, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। ठीक है, इससे पहले आपको राउल्ट्स लॉ का ग्राफ पढ़ना होगा। ये क्या है, राउल्ट्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या करते हैं, राउल्ट्स लॉ आप सबको याद है कि हमने क्या किया था, दो कंपोनेंट्स 1 और 2 के लिए लिया था, उनका वेपर प्रेशर निकाला था, P1 इक्वल्स टू P1 नॉट x1 और P2 इक्वल्स टू P2 नॉट x2। यही था आपका राउल्ट्स लॉ P1 और P2 के लिए, दो कंपोनेंट्स के लिए। अगर आप यहाँ पे A और B दो कंपोनेंट्स लेंगे तो क्या होगा, 1 और 2 रिप्लेस हो जाएंगे A और B से बस। तो हम ग्राफ बनाते हैं। अब दो कंपोनेंट्स से इसलिए करना पड़ा आपको, दो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ रही है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में। ठीक, तो क्या है, दो कंपोनेंट्स हैं P1 और P2। ये आपका ग्राफ जो है, इसमें वेपर प्रेशर लिया आपने एक एक्सिस पे, और दूसरे एक्सिस पे लिया आपने मोल फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरे एक्सिस पे आपका मोल फ्रैक्शन। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, यहां पे हम लेते हैं x1 क्या है स्टार्टिंग में 0 और x2 क्या है 1, मतलब कि पहले x2 क्या है 1। इसका मतलब क्या है कि पहले आपका जो सॉल्वेंट है वो बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास क्या है, खाली सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं जो कि क्या है आपके 1 है। तो इसका कुछ क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो वेपर प्रेशर क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मोल फ्रैक्शन के, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो क्या होगा आपका वेपर प्रेशर इधर एक इंक्रीज होगा। अब x2 के लिए क्या था आपका 1, इसलिए ये किसके लिए हो गया आपका P2 के लिए। अब ये आपका मोल फ्रैक्शन अगर इंक्रीज करता है तो क्या होगा, x1 हो जाएगा 1 और x2 क्या हो जाएगा 0। तो यहां से जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके लिए होगा, P1 के लिए होगा। अब अगर हम इन दोनों लाइन को अटैच कर देते हैं तो ये किसके लिए आ जाएगा आपका P टोटल आ जाएगा P1 प्लस P2। ठीक है, तो क्या है आपका, यहाँ पे आपके दो एक्सिस हैं, आपके एक एक्सिस पे लिया है वेपर प्रेशर और दूसरे पे लिया है मोल फ्रैक्शन। पहले हमने क्या लिया है कि x1 क्या है 0 और x2 क्या है 1। फिर हमने देखा कि जब x2 1 है तो क्या होगा, प्रेशर आपका खाली सेकेंड मॉलिक्यूल की वजह से है, इसलिए जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा P2 होगा। अगर अब हम मोल फ्रैक्शन को बढ़ाते हैं 0 से 1 में चेंज करते हैं, 0 से 1 में चेंज किया तो अब जो वेपर प्रेशर होगा किसकी वजह से, 1 की वजह से होगा, इसलिए ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपके
P1 को रिप्रेजेंट करेगी। और हम जब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे P1 और P2 को, तो हमारे पास क्या आएगा, P टोटल आएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, P1 प्लस P2 के। ठीक है, तो अब ये आपका राउल्ट्स लॉ के लिए ग्राफ है। अब हम देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन के लिए। पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ में क्या है, हमने पहले वही राउल्ट्स लॉ वाला ग्राफ सिंपल फॉलो किया है। यहाँ पे वही डॉटेड लाइन वाले जो है राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है पूरा। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में क्या था आपका, हमने पॉजिटिव डेविएशन में देखा था कि वेपर प्रेशर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा सॉल्यूशन का। ठीक है, तो क्या किया गया आपके इस ग्राफ में, जो नॉर्मल वेपर प्रेशर था राउल्ट्स लॉ के लिए वैसे डॉटेड से शो कर रखा है, और उसके बाद एक ब्लैक लाइंस शो कर रखी है। ये क्या बता रही है कि एक पॉजिटिव डेविएशन है और वेपर प्रेशर क्या हो चुका है सॉल्यूशन का, अब इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से आपका नेगेटिव डेविएशन के लिए यहाँ पर ब्लैक लाइन कहाँ है, नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर अब क्या है, डिक्रीज हो चुका है, क्योंकि आपकी जो बॉन्डिंग थी वो सॉल्यूशन में क्या थी, नेगेटिव डेविएशन में इंक्रीज हो चुकी थी, इसलिए वेपर प्रेशर कम था। इसलिए लाइन कहाँ शो किया गया है, P1 और P2 के नीचे। वैसे ही P टोटल में भी ब्लैक लाइन को नीचे शो किया गया है। अब हम पढ़ते हैं एजियोट्रॉप्स। ये आपके वेपर प्रेशर का लास्ट टॉपिक है। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, द बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब कि जो आपका बाइनरी मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन, जैसे कि अगर 100 ml है, तो लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में भी क्या रहेगा, हमेशा 100 ml ही रहेगा। अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो सकता है आपका, 273 केल्विन या 373 केल्विन हम ले सकते हैं टेम्परेचर को। तो आपके कौन से सॉल्यूशन मिलेंगे, आपको एजियोट्रॉप्स मिलेंगे। ये भी क्या होंगे आपके, दो टाइप के होंगे। देयर आर 2 टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स। 2 टाइप के एजियोट्रॉप्स हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। द सॉल्यूशन विच शोज अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, जो सॉल्यूशन आपका बहुत ज़्यादा डेविएशन शो कर रहा है, डेविएशन मतलब कि वैल्यूज कुछ ज़्यादा आ रही है या ज़्यादा डेविएट कर रहा है आपके राउल्ट्स लॉ से, तो वो क्या होगा आपका एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। इसका आपका एग्जाम्पल है इथेनॉल प्लस वाटर। इथेनॉल और वाटर किसका मिक्सचर बनाएंगे, आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, द सॉल्यूशन दैट शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन, जो सॉल्यूशन आपको क्या दे रहा है, लार्ज नेगेटिव डेविएशन दे रहा है, वो क्या होगा आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एग्जाम्पल है इसका नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। यहाँ पे आपने एसिड लिया और वाटर लिया एग्जाम्पल के। अब हम एक वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 450 and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. Also find the composition of vapor phase. क्या कहा गया आपको कि जो वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड्स का A एंड B का, वो 450 है और 700 mmHg है। या आपकी प्रेशर की यूनिट दी गई है, एट 350 केल्विन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले तो फाइंड आउट द कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या आपका लिक्विड मिक्सचर का, इफ टोटल, अगर आपका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो 600 mmHg है, तो कंपोजिशन क्या है। और इसके अलावा क्या फाइंड आउट करना है, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। लिक्विड फेज में तो आपने फाइंड आउट कर ही लिया, उसके बाद आप वेपर फेज में भी कंपोजिशन क्या है वो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लिख के और गिवन से। क्या है सबसे पहले आपका, दो सॉल्यूशन का प्योर दिया गया है, तो P नॉट प्योर वेपर प्रेशर के लिए P नॉट और A लिया है A के लिए। तो P नॉट ए कितना आ गया आपका 450 mmHg। ऐसे ही P नॉट B का प्योर है, इसलिए हम ये नॉट साइन पुट कर रहे हैं, 700 mmHg। इसके बाद क्या दिया गया हमें, टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर क्या हो गया, P टोटल इक्वल्स टू 600 mmHg। ठीक है, अब जो जो गिवन था वो हम लिख चुके हैं।
अब स्टार्ट करते हैं। आपको राउल्ट्स लॉ से पी टोटल का फॉर्मूला याद होगा। पी टोटल क्या होता है? पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट और x2। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। पी टोटल कितना है? 600 mmHg, तो 600 पुट कर लिया। पी ए नॉट कितना है? 450, तो 450 पुट कर दिया। पी बी नॉट कितना है? 700। पी ए नॉट कितना है आपका? 450, और फिर x2 क्या करना है हमें? फाइंड आउट करना है। x2 क्या हो गया हमारा? कंपोजिशन का एक पार्ट होगा कि कंपोजिशन क्या होती है? सॉल्यूशन, और वो किससे मिलके बनेगा? 1+2 से और a प्लस b से। तो हम यहाँ पे x2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 600 इक्वल्स टू 450 प्लस 250 इंटू x2। अब 600 माइनस 450 इक्वल्स टू 250 x2, तो क्या जाएगा? 150 इक्वल्स टू 250 x2। तो 150 अपॉन 250 इक्वल्स टू x2, तो x2 की वैल्यू आ गई आपकी 0.6। ठीक है, और ऐसे ही हम x1 निकाल सकते हैं। x1 क्या होता है? 1 माइनस x2, 1 माइनस 0.6, तो आपका आंसर आएगा 0.4। तो हम क्या निकाल चुके हैं? x1 और x2। तो ये क्या निकल गया आपका? कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन। अब क्या निकालना है हमें? वेपर फेज के लिए। तो वेपर फेज के लिए क्या होगा? वेपर फेज के लिए फॉर्मूला है P1 इक्वल्स टू Y1 P टोटल। इसको A से रिप्लेस कर लीजिए क्योंकि हम क्वेश्चन में स्टार्टिंग में A और B लेके चले। ठीक है, तो P टोटल हमारे पास है, Y1 हमें फाइंड आउट करना है, और PA भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? PA इक्वल्स टू PA नॉट XA, ये फॉर्मूला हमें पता है राउल्ट्स लॉ से, तो यहाँ से PA फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। PA नॉट की वैल्यू क्या आपकी? 450, और XA क्या है आपका? 0.4। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी? 180। ऐसे ही PB फाइंड आउट करेंगे, PB नॉट और XB। तो PB नॉट कितना है आपका? 700, और XB है आपका 0.6। तो आपकी वैल्यू आ गई अब इसकी 420। ठीक है, तो अब हम PA और PB निकाल चुके हैं। अब इसे वैल्यू को पुट कर लेते हैं। PA क्या है? 180 इक्वल्स टू YA, और P टोटल क्या था हमारा? 600। तो अब YA क्या आ गया आपका? 180 अपॉन 600, तो वैल्यू क्या आएगी? YA की 0.3। ऐसे ही क्या निकालेंगे? PB इक्वल्स टू YB P टोटल। अब हमें क्या निकालना है? YB निकालना है। तो वैसे PB की वैल्यू पुट की, PB की वैल्यू क्या है? 420, P टोटल आ गया 600, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.7। तो हम क्या निकाल चुके हैं? 0.3 और 0.7, ये आपका वेपर फेज का कंपोजिशन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के साथ।